नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। 7 बज चुके हैं। राज की बात लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ और दिल्ली से तो आम आदमी पार्टी चली गई है, झाड़ू चल गई है, लेकिन अब कहीं ये झाड़ू बिना अपने हैरी पॉटर के यानी अपने बिना नेता के कहीं पंजाब से भी ना उड़ जाए, इसका बड़ा खतरा मंडराने लगा। और ये यूं ही नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली में सत्ता और इकबाल खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से पंजाब पर अपनी वक्र दृष्टि गड़ा दी है। वक्र दृष्टि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैसे भी भगवंत मान को मतलब आतिशी मार लेना तो नहीं बन सकती थी। लंबे समय तक मुख्यमंत्री बन सकते थे, लंबे समय से मुख्यमंत्री थे, फुल राज्य है। लेकिन अब शायद वो पूरी तरीके से पंजाब की ओर रुख करने का प्लान कर रहे हैं। वैसे कल उनके विधायक यहाँ आ रहे हैं, पर इस दौरान भगवंत मान सरकार पर भी खतरे मंडराते जा रहे हैं, और हर तरीके के, पार्टी के अंदर से, पार्टी के बाहर से। या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बचेगी या भगवंत मान की सरकार बचेगी। इस थोड़ा गूढ़ार्थ को समझिए। पहले जरा पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ बहुत विशिष्ट अतिथि है। वाकई मजा आएगा उनसे बात करके, सुनने में आपको थोड़ा सा आपको ज्ञानार्जन भी होगा और तमाम नए परिप्रेक्ष्य भी मिलेंगे, पर्सपेक्टिव भी मिलेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर झाड़ू उल्टे चल गई, लेकिन पंजाब में भी अब झाड़ू कब उड़ी, अब उड़ी कि तब उड़ी, कुछ ऐसे कयास लगाए जाने लगे हैं। अभी दिल्ली की हार का गम भी नहीं मना पाए हैं कि लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की सत्ता से भी हाथ धोने का डर सताने लगा है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह वही कांग्रेस है, जिसने दिल्ली में हार कर भी केजरीवाल खेमे को हरा दिया और अब पंजाब में उसकी नजर भगवंत मान सरकार को ठिकाने लगाने की है। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिसके बाद केजरीवाल एंड टीम की नींद उड़ गई है। वैसे भी केजरीवाल इस बात को हल्के में लेने की भूल अब हरगिज नहीं कर सकते हैं। तभी तो उन्होंने आनन फानन में कल दिल्ली में मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत पंजाब कैबिनेट और वहां के तमाम विधायकों की तत्काल बैठक बुलाई है, जिसे देखते हुए भगवंत मान ने आज होने वाली पंजाब कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे भी दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब चंडीगढ़ में मेयर पद पर कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करके आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया था। अब दिल्ली में भी अगर बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जमकर धोया, तो इस धुलाई में कांग्रेस का भी थोड़ा सा ही सही लेकिन बड़ा रोल है। हम तो डूबेंगे ही सनम, लेकिन तुझे लेकर कुछ इस अंदाज में दिल्ली में कांग्रेस ने काम किया। यानी हरियाणा से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चूहे बिल्ली का जो सियासी खेल शुरू हुआ था, इसका अंत अभी कम से कम पंजाब तक तो होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस खेल ने इंडिया अलायंस की एकता को तार तार कर इसकी असलियत को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। इसी बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी के नेता ही भगवंत मान के पीछे पड़े हैं, या यूं कहें उनके पीछे लगा दिए गए हैं। और ये सब आम आदमी पार्टी में किसके इशारे पर होता है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, खबर यह भी है कि दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल के सामने अब राजनेता बने रहने का कोई रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि केजरीवाल पंजाब में डेरा डालने जा रहे हैं और उनके लुधियाना से भी उपचुनाव लड़ने की खासी चर्चा है। यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद केजरीवाल अब पंजाब में अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब पंजाब में अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा और किस तरफ सियासत जा रही है, क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कुछ इस बारे में प्लान कर रहे हैं, और दिल्ली में भी कौन होगा मुख्यमंत्री, इस चर्चा के बीच में कहीं पंजाब में भी मुख्यमंत्री की तलाश न शुरू हो जाए, वहां पर नए दावेदार न खड़े हो जाएं, ये भी देखने की बात होगी। हमारे साथ विशिष्ट अतिथियों का पैनल है, जरा पहले उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ वेद भूषण जी, रिटायर्ड एसीपी हैं। मनजीत सिंह जी आप देख रहे हैं, पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार हैं और पंजाब की राजनीति पे बहुत पैनी नजर रखते हैं, उसकी नब्ज को जानते हैं। तो मंजीत जी, कुल मिलाकर ये जो पूरा घटनाक्रम दिल्ली में हुआ है, इसका पंजाब में कितना असर देख रहे हैं? और सीधा सवाल बिना किसी लाग लपेट के अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जी भी जुड़ गए। नीलू रंजन जी दैनिक जागरण के डिप्टी ब्यूरो चीफ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सीधा सा सवाल है मंजीत जी, लेकिन पहले आपसे, कि क्या भगवंत सिंह मान की भूमिका में बदलाव या
पंजाब में कुछ आप बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में देखने जा रहे हैं? मंजीत जी। जहाँ दो राय है, इससे पहले कि मैं वो दोनों राय आपसे शेयर करूं, मैं एक बात बता दूं कि जिस रोज जहां रिजल्ट दिल्ली वाले 8 तारीख को आ रहे थे, तो जी अब ये पता चल गया कि केजरीवाल हार चुके हैं, सिसोदिया हार चुके हैं और बड़ी लीडरशिप सत्येंद्र जैन हार गए हैं और भी काफी लोग जो बड़ी लीडरशिप कोटरी है केजरीवाल की, वो हार गए हैं। तो यहाँ एक खासकर जो उनके विक्टिम थे, जो पीड़ित रहे हैं, जिनको बेवकूफ बनाया था, तो वो मुझे फोन कर रहे थे, क्योंकि हम भी 2014 में इनके साथ थे 8-9 महीने। जब प्रशांत भूषण, जोगिंदर यादव बाहर गए तो तब हम भी बाहर रिजाइन करके आ गए थे कि ये वो केजरीवाल नहीं है जो शुरू में अन्ना हजारे के साथ अपना चेहरा लेके आया था। अब इस माहौल में जो लास्ट में आपने सीधी बात कही कि लुधियाना से वो क्यों लड़ सकते हैं, मैं ये बात कहूं कि पंजाब के लोग इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए, फिर देखेंगे। दिल्ली में तो बच गए वो तो शंभू बॉर्डर से अंदर नहीं आने देंगे, यहाँ किसान बैठे हुए हैं। ये क्योंकि जो परफॉर्मेंस पिछले 2.5-3 साल की है, कुछ नहीं किया सिवाय पंजाब को और नीचे के नीचे ही ले जाने के सिवाय। तो इस हालात में दूसरी बात जो आपका सीधा सीधा सवाल जो आपने किया, मैं उस पर आता हूं। वो ये किया है आपने कि क्या भगवंत मान का तो विवेक है? ये शुरू से ही ऐसा था कि भगवंत मान वाज नेवर फर्स्ट चॉइस। ये तो मजबूरी में उनको सवालों करनी पई बिटर पिल, क्योंकि वो तो 1.5 महीना घर में बैठ के थे। फिर जब कोई भी मिला नहीं तो फिर इसको मंजूर करना पड़ा। अब इसीलिए बड़ी चर्चा है कि अब भगवंत मान पर गाज गिरेगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दो विचार हमें, जो हमारी जितनी इनके बारे में और बीजेपी के बारे में और पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में सूझबूझ है, दो बातें हो सकती है। पहली कि बिल्कुल ये ठीक है कि भगवंत मान की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि सबकी फाइलें ये लोग रखते हैं, बड़े शातिर लोग हैं। और कुछ ना कुछ तो जब आप पॉलिटिक्स में है तो कुछ ना कुछ तो आपका उल्टा सीधा होता ही है। तो उसी के दबाव के नीचे इसको अलग करके या तो अपने चहेते को या किसी को भी और ले आएंगे। केजरीवाल मुझे नहीं लगता कि इतनी बेवकूफी करेगा कि वो आकर के यहाँ इलेक्शन लड़ेगा और यहाँ चीफ मिनिस्ट्री के लिए अपनी तमन्ना रखता होगा, मुझे नहीं लगता। अगर है तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी, और जो अभी पहले वाला झटके से बाहर नहीं आए दिल्ली से, यहाँ और भी एक झटका लग जाएगा। दूसरा एक और भी सोचो, और भी हो सकता है। ये चर्चा पंजाब में भी है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की लीडरशिप में भी है। वो चर्चा ये है कि भगवंत मान होम मिनिस्टर जो बीजेपी के हैं अमित शाह, उनकी गुड बुक्स में है। वैसे भी मैं बता दूं कि कोई भी जो होम मिनिस्टर दिल्ली में सरकार का होता है, कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, उसके थोड़ा बहुत जो छोटी पार्टियां हैं उनसे मिलके ही स्टेटों में राज चलता है। सीधा सीधा आप कंट्राडिक्ट करके या कॉन्फ्लिक्ट में आकर के बहुत कम होता है। तमिलनाडु वाले करते हैं, कुछ और करते हैं, इतना होता नहीं है। तो ये तो चलते हैं, गुड बुक्स में है। अब अगर केंद्र की सरकार, खासकर बीजेपी की, या होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, वो चाहते हैं कि यही हमें सूट करता है, तो वो क्या करेंगे कि जो फाइलें केजरीवाल की और सिसोदिया की पड़ी है उसकी मिट्टी धूल उतार के उसको दिखा देंगे कि भाई खबरदार हमारे चीफ मिनिस्टर को जो अगर तुमने कुछ कहा। लेकिन कौन पहले तेजी से मूव कर जाता है वो देखने की बात होगी। अगर तो केंद्र केजरीवाल से पहले तेजी से दिखा जाता है कि खबरदार अगर उसको हाथ लगाया तुम तुरंत जेल में जाओगे, वो हमारा आदमी है, या हमारा आदमी का माने कि हमें सूट करता है, तो फिर तो वे नहीं होगा। पर मंजीत जी, ये जो आपने बताया, ये जो बताया भगवंत सिंह मान के बारे में, चूंकि इस पे भी थोड़ा सा सच्चाई, चूंकि आप वाकई उस आंदोलन से, उस पार्टी के वहां पर शुरुआत से आप खड़े रहे, उसमें उसके बहुत मजबूत स्तंभ हुआ करते थे। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि भगवंत मान अमित शाह के साथ करीबी, जो हम लोग के पास दिल्ली में जानकारी थी, अभी नीलू रंजन जी और वेद भूषण जी भी इसकी तस्दीक बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि बॉर्डर स्टेट है, तमाम सुरक्षा की भी बहुत चिंताएं होती, उस वजह से दिल्ली और पंजाब में वैसा कन्फ्रंटेशन उचित नहीं था जैसा मतलब दिल्ली और दिल्ली के बीच में था, मतलब केजरीवाल और उसमें।
इस बात को भगवंत मान ने समझा। और दूसरा, एक इस बात पर जरूर मुझे बताइएगा कि विभव को चीफ एडवाइजर बना दिया, वो स्वाति मालीवाल जिसको गुंडा कह रही हैं, उसको चीफ एडवाइजर बना दिया। राघव चड्ढा पूरी तरीके से वहां पर थे, तो डमी की तरीके से ये लोग भगवंत सिंह मान को यूज करते रहे, और जो बहुत सारा पैसा था पंजाब सरकार का, विज्ञापन का और तमाम मदों का, वो बाहर किया। तो ये सब चीजें तो ऑलरेडी भगवंत मान भी तो अंदर से भरे बैठे होंगे, कुछ ऐसा है क्या? देखो, दोनों साइड से ही होता है। भगवंत जी। मान भी कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर चीफ मिनिस्टर है तो कुछ उसके लूप होल्स नहीं होंगे। तो ये भी सुनने में आता है कि हर एक ने भक्ति, कहते हैं ना, चलती गंगा में हाथ धोना, तो सबने हाथ जी। धोए हुए हैं, कोई ओके। ऐसे दूध का धुला हुआ नहीं है। अब हम्म। सवाल है कि कौन किसकी अपनी दादागिरी किसकी ज्यादा चल जाती है मौके पर, उस किस्म का मुझे लगता है। क्योंकि भगवंत मान और केजरीवाल ऊपर ऊपर से थे। जब देखो, आपको थोड़ा अगर आप याद करो कि जब केजरीवाल अंदर चला गया, अब उसको सत्ता का देखो लालच इतना है कि चीफ मिनिस्ट्री अंदर से छोड़ी नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खबरदार, बस तुम अपने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में नहीं बैठ सकते, तो जाके आतिशी को वो कुर्सी दी। अब वो आदमी जो ऐसे हैं, इतना सत्ता के हैं, वो बात उनके लिए संकट तो बहुत बड़ा है। आप ठीक कह रहे हैं कि अब कहां अपनी कुंडी पिसाएंगे कि दोबारा सत्ता का आनंद लेना शुरू करेंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा। क्योंकि पहले दिन से ही कन्फ्रंटेशनल इशू था। जब अंदर था केजरीवाल, तो भगवंत मान ऑल इन ऑल था, ही वाज द ओनली चीफ मिनिस्टर कि जो पार्टी को जो सब जगह देखता था। ये इसको बर्दाश्त नहीं होती है, केजरीवाल को ये चीजें बर्दाश्त नहीं है कि उसकी जगह कोई और अपना पार्टी का चेहरा बन जाए। तो वो तो उस हालात में बन गए थे। सिसोदिया अंदर था, केजरीवाल था, तो बाहर आते ही फिर वो कोशिश जरूर करेंगे कि इसको हम नंबर 2 पर ले जाए, नंबर 3 पर ले जाए, या बाहर बैठा दे। भगवंत मान की कमजोरी क्या है, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि पार्टी के एमएलए के अंदर बहुत लोग उसके फॉलोअर नहीं है। ये उसकी कमजोरी है, ये उसकी दिक्कत भी है। उसने अपना ही डुगडुगी बजाई, अपनी ही चीफ मिनिस्ट्री का उसने भी आनंद लिया। उसने पॉलिटिक्स नहीं किया कि मैं अपने जो कम से कम 30-40% एमएलए जो है अपने साथ रखूं, ताकि केजरीवाल अगर उसको आंख दिखाए तो वो एकदम कहे कि अच्छा फिर मैं बाहर जाता हूं। वो नहीं है, इसलिए उसकी ये कमजोरी भी है। और दूसरी कमजोरियां तो जो राज करते सब लोगों की होती है, इधर उधर ऊपर थले फाइलें गई, तो वो तो हो ही सकती है। ठीक है नीलू रंजन जी, मंजीत जी ने जो बात बताई मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि एक खबर मैंने पढ़ी, और वो खबर जिन लोगों के हवाले से आई, जब उसके बारे में पता किया तो खबर ये थी कि भगवंत मान जिन 14 सीटों पर यहाँ प्रचार करने आए, 14 की 14 हार गई आम आदमी पार्टी। कुल मिला के अरविंद केजरीवाल हार गए, तो उसके बाद जो एक मुख्यमंत्री बचा हुआ है, उस मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही खेल शुरू हो गया। केजरीवाल ने सारे विधायकों की बैठक दिल्ली में बुला ली, कैबिनेट की बैठक थी आज, उसको कैंसिल कर दिया। मैं मंजीत जी की इस बात से पॉलिटिकली मैं भी सहमत हूं कि शायद चुनाव लड़ने जाने की गलती केजरीवाल वहां नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर तो 4,000 से हारे थे, वहां पता नहीं कितने हजार से हारेंगे, कितने लाख से हारेंगे और कैसी स्थिति होगी। लेकिन क्या भगवंत सिंह मान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होगी? वहां पर केजरीवाल पूरी तरीके से बैठने जा रहे हैं, अपना पूरा कब्जा पहले भी उन्होंने रखा हुआ है, अब और ज्यादा वहां पर रखेंगे नजर, ये चीजें भी समझ में आ रही है। लेकिन क्या भगवंत मान इस तरीके से, मतलब आतिशी मारलेना की तरह पपेट बने रहेंगे? अभी तक तो काफी हद तक बने थे, लेकिन अब थोड़ा अकेले राज करने का उनको हुनर आ गया है, थोड़ा सा उनको चस्का लग गया है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो सत्ता की चाह है, और इसमें बहुत सारे समीकरण जो हैं बनते बिगड़ते रहते हैं। अभी तक आप देखें तो भगवंत सिंह मान जो हैं वो पूरी तरह से केजरीवाल के अंडर काम कर रहे थे, जो ये कह रहे थे वही सब कुछ कर रहे थे। यहां तक कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा भी दे रखी थी इनको, और जहां भी इनको बैठक में जानी होती, चाहे गोवा जाना हो, गुजरात जाना हो, चुनाव प्रचार में जाना हो, तो अपना जहाज लेके आते थे और इनको लेके जाते थे। मतलब हमेशा उन्हीं के जहाज में ये घूमते थे, और तमाम चीजें जो फंडिंग से लेके तमाम चीजें थी वो सब कुछ देख रहे थे। लेकिन अब जब दिल्ली में बहुत बड़ी हार हुई है, खुद वो अपना चुनाव हार गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब की सरकार को तत्काल गंवाना चाहेंगे, या भगवंत सिंह मान जो हैं वो पंजाब में सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे। क्योंकि दोनों तरफ से अगर कोशिश किसी ने भी कोशिश की, चाहे वो अरविंद केजरीवाल करें चाहे भगवंत सिंह मान करें,
तो सरकार वहां टिक नहीं पाएगी। भले बहुत ज्यादा विधायक उनके पास नहीं हो, लेकिन भगवंत सिंह के मान के पास कुछ न कुछ तो विधायक हैं ही। और अगर वो वहां करते हैं तो इनकी बहुत बुरी हार होगी, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, जिसके लिए पंजाब जो कांग्रेस है वो पहले से तैयार बैठी है, और वो इस ढंग की बातें फैला भी रही हैं कि अब ये सत्ता बदल रही है, अब इसको हटा देंगे, वो तमाम चीजें हमले हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि गलती दोहराएंगे, लेकिन हाँ देखिए, परिवार में कोई भी बड़ा हो, लेकिन जो कमाने वाला होता है चलती उसी की है देर सवेर। भले वो लंबे समय तक बात मानता रहे, सब कुछ करता रहे कि हाँ भाई ठीक है, आपने जो कहा ठीक है, लेकिन जिसके पास सत्ता होती है, जो कमाता है, जो कमाऊ पूत होता है, उसकी बात सब कोई मानते हैं। थोड़ा समय लगता है लेकिन मानते जरूर हैं। तो इस हिसाब से देखें तो भगवंत सिंह मान धीरे धीरे अपनी पकड़ जो है पार्टी पे मजबूत करेंगे, और पंजाब में भी करेंगे। अगर आपको चुनाव ध्यान हो पंजाब विधानसभा का, तो राघव चड्ढा वहां सबसे बड़े चेहरे थे, सब कुछ वही तय करते थे, यहां तक कि उम्मीदवार भी तय करते थे, और काफी लंबे समय तक, लगभग 1 साल तक वही जो है वो तय करते रहे कि कौन वहां पे मतलब मंत्री बनेगा, कौन क्या होगा, सारी फाइलें उनके पास आती थी, वही ओके करते थे। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर भगवान मान ने साफ कर दिया कि ये राघव चड्ढा की दखलंदाजी नहीं चलेगी, और अरविंद केजरीवाल ने वो बात मानी। राघव चड्ढा के पंजाब में प्रवेश पे रोक लग गई, राघव चड्ढा दिल्ली बैठ गए। ठीक है, अब विभव कुमार गए हैं। भगवंत मान जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री तभी तक हैं जब तक आप हैं, आपके लोग हैं, और आप में अधिकांश जो विधायक हैं और सांसद हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन अभी 1-2 दिन में भले चीजें न दिखे, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि चूंकि मुख्यमंत्री वो हैं और उनके अपने सलाहकार भी हैं, उनके अपने चारों तरफ के लोग भी हैं जो आगे बढ़ाएंगे, तो उनकी जो दखल होगी, उनकी जो बात होगी, अब वो ज्यादा सुनी जाएगी, ज्यादा मानी जाएगी, ये मुझे लगता है। और धीरे धीरे ये जो रिफ्ट है, जो सत्ता का केंद्र जो शिफ्ट होगा, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल और मान के बीच झगड़े का कारण अपने आप बनेगा। कोई चाहे या न चाहे, स्वाभाविक रूप में ही वो बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो लेकिन अभी थोड़ा देर लगेगी आपके निश्चित रूप से। अभी देखिए, अभी पंजाब आप भी सदमे में है, दिल्ली आप भी सदमे में है, अरविंद केजरीवाल भी सदमे में है। पंजाब का आपका कोई भी नेता कोई बयान नहीं दे रहा है, दिल्ली का कोई नेता कोई बयान नहीं दे रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि 10 साल के भीतर राष्ट्रीय पार्टी बन जाने वाली आम आदमी पार्टी का अब अगले साल 2 साल में क्या होगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब न अरविंद केजरीवाल के पास है, न भगवंत सिंह मान के पास है, न किसी विधायक के पास है, और न जो राज्यसभा में सांसद भेजे गए उनके पास है कि 4 साल के बाद जो स्वाति मालीवाल, संजय सिंह और एक गुप्ता जो बने हैं, तो संजय गुप्ता आप भी बात नहीं आ रही, मुझे सबसे पहला नाम आप स्वाति मालीवाल का ही ले रहे हैं, मतलब है वही राज्यसभा सांसद है, सबसे लॉयल उनकी है। नहीं, उन्हीं के साथ साथ संजय सिंह का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो अब अगले 2 बार तो बन गए वो, लेकिन 5 साल बाद वो कहां से पहुंचेंगे राज्यसभा, ये एक बड़ा सवाल है। तो वे बहुत सारी चीजें हैं, ये सवाल है जिसका जवाब आम आदमी पार्टी में शीर्ष नेता से लेके किसी के पास नहीं है। पर एक बहुत बड़ा सवाल है वेदभूषण जी, कुल मिला के यहाँ पर तो तिहाड़ जेल से कुछ गाने की आवाजें आ रही हैं, आखिर तुम्हें आना है, अब जरा ज्यादा देर नहीं लगेगी, कुछ इस तरीके की बातें आ रही हैं। ईडी ने फाइलें वाइलें खुलवा दी हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर केजरीवाल, चूंकि आपका ही मानना था कि ट्रायल चूंकि अब शुरू हो रहा है एमपी एमएलए के, मतलब एमपी एमएलए ट्रायल कोर्ट में मामला चलेगा, तो एक निश्चित तय सीमा के भीतर कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। अंतरिम जमानत के लिए ईडी भी जा सकती है। मान लीजिए केजरीवाल तिहाड़ की बैरक नंबर 1 पे पोस्टर भी लग गए थे ना कि मतलब आना ही है टाइप, आना ही पड़ेगा, आएंगे। तो अगर पहुंच गए वहां पर, तो उसके बाद तो मान न मान भगवंत सिंह मान ही है, फिर तो क्या दिक्कत है। देखिए, मनजीत सिंह ने जिस तरह से पंजाब की राजनीति का विश्लेषण किया है,
बिल्कुल अक्षर से मैं उनकी बात से एग्री हूँ। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है। मैं भी पहले किसी टाइम जब आम आदमी पार्टी हुई थी उसका प्रशंसक होता था, क्योंकि मेरा घर दरियागंज थाने में था। मैंने तमाम, वो एक लगता था जैसे क्रांति आ रही है, अन्ना हजारे क्रांति ला रहे हैं, किरण बेदी हैं, भूषण है, फला है, तो एक क्रांति की उम्मीद मुझे भी थी। बल्कि एक मेरे जज हुआ करते थे, वो तो स्टेज पे पहुंच गए, तो उनको लगा कि सब कुछ हिंदुस्तान में बदलने वाला है, तो मुझे भी बड़ी उम्मीद थी। जैसे मंजीत सिंह ने कहा है, तो मैं भी उसका बहुत बड़ा समर्थक रहा। परंतु धीरे धीरे जैसे स्थिति क्लियर होती गई, परंतु ये जरूर स्पष्ट है कि पंजाब और दिल्ली की राजनीति, चूंकि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान अंग्रेजों के समय में एक सूबा काउंट किया जाता था। पंजाब पुलिस रूल से ये सारा गवर्न होते थे। तो पंजाब की राजनीति और दिल्ली की राजनीति साथ साथ चलती है, आगे पीछे होकर चलती है, ऊपर नीचे होकर चलती है। आप उसको इस तरह कह सकते हैं। अब दिल्ली के अंदर आप देखें कि तीन बड़े महादिग्गज, एक कांग्रेस से आए हुए तलविंदर मरवा जीत कर आए हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम को हराया है। मनिंदर सिंह सिरसा है, पैसे से धनी है, जवान से बहुत बड़े धनी है, बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व रखते हैं। आप उनसे मिलेंगे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर जमीन पर रहकर बात करेंगे। उसके अलावा अरविंदर लवली है, वो भी दूसरी पार्टी से आए। तो तीन सिख बड़े चेहरे आज दिल्ली के अंदर हैं, और यहां तक कहा जा रहा है कि शायद सिरसा उस दौड़ के अंदर बहुत आगे हैं। तो जो पंजाब की राजनीति है और दिल्ली की राजनीति है, क्योंकि यहाँ तमाम वो गुरुद्वारे हैं, पूरे इंडिया, पंजाब से नहीं पूरे वर्ल्ड से यहाँ के गुरुद्वारे के अंदर जो सिख है या पंजाबी है या हिंदू है, वो अपना मत्था टेकने के लिए नहीं, आते हैं। तो सच है। राजनीतिक, मतलब शीशगंज साहिब हैं, बंगला साहिब जी हैं, रकाबगंज है, और कुल मिला जी के ये ऐसे हैं कि जहां पर सभी धर्मों और सभी पंथों के जी, लोग जाके नतमस्तक होते हैं, और पूरी तरीके से एक अलग तरीके का पूरी दुनिया में वहां पर वो है, और वहाँ बहुत उनकी बातों का बहुत मान सम्मान भी है यहाँ पर, निश्चित तौर पर। जी बताएं। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए मैं इस बात पर आ रहा था कि पंजाब और दिल्ली की राजनीति कभी ना कभी बहुत सारा मेल लगती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पंजाबी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, पैसे वाले हैं, विदेशों में लोग हैं। इसी तरह पंजाब के बहुत सारा तबका कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम यूरोप के अंदर फैला हुआ है। तो यहाँ की राजनीति और दिल्ली की राजनीति करीब करीब मेल है खाती है। आपने देखा कि अभी रवनीत सिंह बिट्टू जो है केंद्रीय मंत्री बन गए, किस तरह से पहले मुखालफत करते थे, आज वो उस राजनीति के अंदर हैं। तो वो तमाम जो सियासत की जो चीजें हैं दिल्ली में और पंजाब के अंदर जो बिछाई जाती हैं, बिसात बिछाई जाती है, वो कहीं ना कहीं मेल खाती है। अब जो पंजाब के अंदर इसका इफेक्ट होना है, ये निश्चित है। किस तरह होगा, कहां तक होगा, क्योंकि जो मान है जिनके लिए अभी मंजीत सिंह जी बता रहे थे, बिट्टू जी बोल रहे थे, वो एक रिमोट से चलने वाले सीएम है। तो क्या रिमोट ऐसा ना हो कि खुद रिमोट ही काम करने लगे, जैसा मनमोहन सिंह जी के लिए कहा जाता था कि तमाम चीजें 10 नंबर जनपद से चलती थी। तो अब वो चीजें चल पाएंगी उस रूप में? क्या वो रिमोट का सेंसर या कंट्रोल उतनी मजबूती से अरविंद केजरीवाल के पास रहेगा? क्योंकि स्वाति माल ने तो ये कह दिया है कि ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बकौती नहीं है, वो यहाँ तक कहने पे चूक नहीं रही है। और अभी अभी दिल्ली में करामात होने लगा है। अमानतुल्लाह खिलाम के खिलाफ अभी शाम को 3-4 बजे करीब एक एफआईआर दर्ज हो गई है। ड्यूटी पर मुखालफत पैदा करने के लिए वो घर से भाग गए। ये मैं आपको ताजा ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। तो अभी ये पिटारे खुलने शुरू हुए हैं। एलजी ने आदेश कर दिया है कि कोई भी फाइल, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी सॉफ्टवेयर सेक्रेटरिएट के बाहर नहीं जाएगा। और आप देखना आने वाले समय में इनका हर एक एमएलए, काउंसलर दलदल में फंसा होगा, क्योंकि 10-10 करोड़ रुपए जो सालाना खर्चे के दिए जाते हैं पब्लिक एक्सपेंसेस के लिए, वो तमाम की जांच अभी होगी। या तो कोई कमीशन बैठे या कमेटी बैठे, या ये तो सरकार को, एलजी साहब को या बीजेपी की गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को डिसाइड करना है कि कैसे जांच कराई जाए। तो बहुत बड़ा पिटारा अभी खुलने की शुरुआत पर है। और अभी उड़ता हुआ पंजाब पर नहीं पहुंचे, अभी तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। अभी उड़ते हुए पंजाब के अंदर जो उड़ रहा था पंजाब, उस पंजाब पर भी नकेल डालने के लिए केंद्र सरकार जरूर कोई ना कोई ऐसा एक्टिव प्लान लेकर आएगी कि पंजाब सरकार की नकेल पर कैसे अपना डालें। ये छोटे मोटे आदमी नहीं, अमित शाह और ये जो केजरीवाल बांट रहे थे ना, ये रेवड़ी बांटने में उनके बाप दादे हैं, अमित शाह और मोदी जी। इन्होंने तो केवल वो 2100 रुपए और वो दे दिए। एक चीज माननी पड़ेगी वेदभूषण जी, देखिए पंजाब दिल्ली नहीं है। दिल्ली में शासन जो है मूल तौर पर जो है
वो रहता है, केंद्र का भी रहता है। तो इसलिए मुझे जी। लगता है कि दो चीजों की तुलना करना उचित नहीं होगा, हाँ, क्योंकि उस पंजाब खुद हिसाब से नहीं, मजेदार पर हाँ, और राजनीति में बॉर्डर जरूर कहीं स्टेट है, ना कहीं। संवेदनशील राज्य हाँ। है, संवेदनशील जी राज्य जी है। और कोई जी। भी सरकार बहुत इस प्रतिशोध के साथ में काम नहीं कर सकती, करना भी नहीं चाहिए और नहीं, नहीं कर भी नहीं करना भी नहीं सकती, चाहिए, मैं इस बात से अफोर्ड नहीं भी कह नहीं रहा, कर पाएगी। परंतु उसका असर पड़ेगा राजनीति पे, इतना जरूर है। बिल्कुल आने वाला नहीं, वो समय भी अपने पढ़ना आप तय है। बताएगा किस तरह से, क्योंकि अब वो तमाम एमएलएज को बुलाया गया है कि वहां मीटिंग करेंगे, केजरीवाल जी जी उसको जी, प्रिसाइड करेंगे, कौन प्रिसाइड करेगा, पहुंच क्या क्या चुके हैं वो चीजें लोग। डिसाइड होंगी। जी जी जी, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमारे साथ नवीन दुबे जी भी जुड़ गए। नवीन दुबे जी, आपकी भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मंजीत जी, मैं पहले एक थोड़ा सा जी एक नमस्कार। सवाल छोटा सा, जी एक छोटा सा जवाब जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि जो बात मैं कह रहा था, वेदभूषण जी से जो बात हो रही थी कि दिल्ली के बाद अगर अरविंद केजरीवाल वाकई जिस तरीके से उनके खिलाफ केस और जो तमाम चीजें चल रही हैं, एक तो पहलू है कि अगर वो वहां चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि पहले वो दिल्ली में भी व्यस्त थे, दिल्ली के चुनाव में व्यस्त थे। अब उनके पास दिल्ली नहीं है, अब ले दे के उनके पास पंजाब बचा हुआ। तो अगर वो पूरी तरीके से पंजाब की कमान अपने हाथ में लेकर वहां पर कील कांसे दुरुस्त करने के लिए वहां पर जमते हैं आकर, तो इससे पंजाब को फायदा होगा, आम आदमी पार्टी के संगठन को फायदा होगा, या इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा? इसको आप कैसे देखते हैं मंजीत जी? हाँ जी, देखो सत्ता का एक अपना ही रूल होता है, असूल है कि जी वो जो आदमी लीडर है, असल में ये जी पार्टी पार्टी नहीं है। पार्टी तो सारे इधर उधर से लोग इकट्ठे करके, ये कभी कभी किधर से, कुछ कांग्रेस से ले लिए, कुछ अकाली दल से ले लिए, कुछ बीएसपी से ले लिए, कुछ मतलब जहां कोई एलीट ले लिए, कोई स्पोर्ट्समैन ले लिया, कुछ पैसे वाला ले लिया, इस किस्म की ये पार्टी है। ये पार्टी रवायती पार्टी की तरह एक ढांचागत पार्टी नहीं है जिसका कोई विचारधारा हो। तो ऐसी पार्टी केजरीवाल ने एक एनजीओ के पैटर्न पर चलाई है। एनजीओ का माने उसका एक ही लीडर होता है, एक ही जो सीईओ कह लो। तो वो जो जब वो कहीं नहीं रहता सत्ता में, तो सारा ढांचा हिल जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत केजरीवाल के लिए है कि वो तो असेंबली में भी नहीं बैठ सकेगा, हल्ला गुल्ला नहीं मचा पाएगा। तो कहाँ बैठे? ये आपका जो सवाल बार बार आप कर रहे हैं कि करेगा तो क्या करेगा। अब उस आदमी के लिए तो ये कभी उसने कल्पना नहीं की होगी कि उसको घर बैठना पड़ेगा। ये तो घर बैठने वाली बात तो हो ही गई। तो लोग सोचते हैं फिर वो पंजाब को भागेगा, वहां घर नहीं बैठेगा। अब पंजाब में बैठ इधर आएगा तो ये मुझे लगता नहीं, डायरेक्ट आप खुद किसी सीट में बैठने की कोशिश करे, वो ऐसे किसी आदमी को लेके आएगा जो बिल्कुल ही उसको उसका यस मैन हो या यस वो मैन हो, इस किस्म का वो लेके आएगा। भगवंत मान जितना मर्जी उनका लॉयल बनने की कोशिश करे, उसको उस पर भरोसा नहीं है, डे वन से भरोसा नहीं है। और भगवंत मान पर ये भी है कि वो थोड़ा बहुत शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से या खासकर अमित शाह से कुछ तालमेल करके यहाँ सरकार चलाना चाहते हैं। तो अगर ये है तो ये इनको मंजूर नहीं होगा कि ऐसा आदमी हो जो जिन पर जैसे हम शक कर रहे हैं, तो क्या केजरीवाल तो 10 गुना शक करते होंगे? वो तो बहुत शक्की आदमी हो, बिल्कुल बेविश्वासी के आलम में रहते हैं। तो इसलिए वो कोई ऐसा आदमी यहाँ रहेगा जो बिल्कुल उसका यसमैन होगा। उसकी लोग सोच रहे हैं कि कौन हो सकता है। ठीक है नवीन दुबे जी, सवाल यही, दरअसल एक कमेंट ले लेता हूँ। एक दर्शक का कमेंट है कि संजीव बिश्नोई जी हैं, वो कह रहे हैं आई एम फ्रॉम पंजाब, हियर एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग आफ्टर अरविंद केजरीवाल डिफीट, देयर इज नथिंग डिलीवर्ड इन लास्ट 2 years। चलिए आपका सवाल मैंने ले लिया, लेकिन आपसे सवाल मेरा दूसरा है नवीन जी। दिल्ली में तो जो होना था हो गया, लेकिन पंजाब में जो बात मंजीत जी जो बात कह रहे हैं, आपको पता ही होगा, मंजीत सिंह जी वो आम आदमी पार्टी के फाउंडर लोगों में से हैं, तमाम चीजों से जुड़े रहे हैं, और जो बातें उन्होंने बताई हैं कि उसके बाद जो अविश्वास का जो माहौल है, और ये इससे भी पुष्ट होता है कि जिन 14 सीटों पर प्रचार करने आए थे भगवंत मान, उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भी सीट थी। तो जब ये खबर आई हम लोग के पास, तो खबर बताई है कि देखिए भगवंत मान आए थे, इन 14 सीटों पे आम आदमी पार्टी हार गई, और एक खबर आती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी के अंदर ही, चूंकि केजरीवाल तो सीएम है नहीं, सीएम है भगवंत मान, जाहिर तौर पे मतलब एक सीएम का रुतबा अलग ही होता है। अब तो वो तो किसी हाउस के मेंबर भी नहीं है केजरीवाल, तो भगवंत मान थोड़ा खतरा तो नजर आएंगे, उनके पीछे से चीजें शुरू हो गई हैं। और ये पंजाब में मतलब वहां के विधायकों को बुलाना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है अरविंद केजरीवाल का कि छटपटाहट ज्यादा है दिल्ली के बाद पंजाब को लेकर, उनको कुछ फैसले लेने हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। नहीं राजकिशोर जी, अगर पहले
की मीटिंगों में देखें तो पहले भी मीटिंग अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों के साथ की थी और उनको दिल्ली ही बुलाया था और दिल्ली में ही मीटिंग हुई थी। लोग क्या होता है कि कयास बहुत जल्दी लगाने लगते हैं, ऐसा होता है कि जैसे बिल्ली के भाग से चीका टूटने जा रहा है, ये वो वाली स्थिति है। पहली चीज। दूसरी चीज ये देखना पड़ेगा कि पंजाब की सरकार कोई मामूली मैजिक फिगर से 2 4 5 विधायक आगे नहीं है और 93 विधायक है आम आदमी पार्टी के, मामूली बहुमत नहीं है वो। ये एक अद्भुत बहुमत है जो आज तक पंजाब में समझता हूँ कोई सरकार आई नहीं उतने बड़े बहुमत से, और ना कभी और कहीं आई है। इतना प्रेजेंट क्लीन स्वीप करके सरकार आई है। अब प्रश्न उठता है कि भाई क्यों अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ छेड़छाड़ करे, क्या जरूरत है? और जो भी नवीन जी काफी डिस्टरबेंस आ रहा है, मेरे ख्याल से कार ड्राइव कर रहे हैं आप, काफी कार, एक बार आप रोक लें तो उसके बाद 2 मिनट हम लोग बात कर लेंगे। काफी डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं यार रोक लिया जी प्लीज एक बार बात करें। 2 मिनट में बस घर ही पहुंच गया हूँ वैसे। ठीक है आप आइए, फिर मैं नीलू जी से सवाल लेता हूँ, तब तक आप पहुंच जाइए। नीलू जी, कुल मिला के जो बात नवीन जी कह रहे हैं और मंजीत जी ने उससे पहले जो बात कही है, उस पर मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा कि कैसे अब पंजाब का भविष्य, आपने कहा कि अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है, परंतु एक तो वो सवाल कि अरविंद केजरीवाल के भविष्य के साथ में जब सीईओ ही पूरी तरीके से एनजीओ छाप पार्टी का, अगर पूरा संगठन पूरा एनजीओ के उस पर चलता हो, तो अब पार्टी का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप कुल मिलाकर? देखिए, मैंने जब इसी बुलंद भारत पे जब चर्चा की थी, तो जब बात हो रही थी कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्यों खराब है, तो मैंने बताया था कि देखिए, इनका पूरा एनजीओ सिस्टम पे था और इन्होंने पेड वर्कर्स बना रखे थे, जो मार्शल्स थे बसों में चलने वाले, 10-12 हजार 14 हजार जो भी हैं वो पेड थे, जो रेड लाइट्स पे जब गाड़ी ऑन करो ऑफ करो वाले जो फूल बांटते थे वो पेड वर्कर्स थे, और साथ में इन्होंने बहुत सारे सिविल वॉलंटियर्स अपने लोगों को बना रखे थे और जिनको अलग अलग ड्यूटी लगाते थे। वो विभिन्न मोहल्लों में जाते थे, उनको जो सैलरी मिलती थी 20,000 22,000 सैलरी मिलती थी, तो वो इनके लिए काम करते थे, पार्टी के पेड वर्कर्स थे। जो एलजी का जो डिसीजन था, हाई कोर्ट में भी गए, वहां सुनवाई नहीं हुई क्योंकि सब मनमाने तरीके से रखे गए थे, उनकी भर्ती के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी, कोई नियम नहीं था, तो वो सब खत्म हो गए थे और वो पेड वर्कर्स गायब इनके हो गए थे। तो इसके कारण से एक इनका खत्म हो गया था। तो एनजीओ वाला जो सिस्टम इनका था वो धीरे धीरे 10 साल तो काम किया, अब वो खत्म हो रहा है। वो सिस्टम पंजाब में कितना खड़ा हो पाया है वो मंजीत सिंह जी बताएंगे, मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सत्ता के जो केंद्र में अभी भी अरविंद केजरीवाल बने रहना चाहते हैं। पहले जो मीटिंग कर रहे थे एज ए प्रमुख दिल्ली के सीएम, पार्टी के सर्वे सर्वा के रूप में कर रहे थे, और ये लग रहा था कि चुनाव जिताने की जो जिम्मेवारी है, जो क्षमता है, वो अकेले अरविंद केजरीवाल में है और जितने भी उनके लोग हैं सब उनके मातहत हैं। करिश्माई नेता सिर्फ एकमात्र अरविंद केजरीवाल हैं। अब अगर वो चुनाव हार गए हैं तो उनकी जो करिश्माई छवि है वो खत्म हो गई है। अब वो खुद अपना चुनाव चुके हार गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार जाती तो कोई बड़ी बात नहीं, पार्टियां हारती रहती हैं, लेकिन बड़े नेता जब हारते हैं तो छवि पे बहुत बड़ा धक्का लगता है। अब उस छवि के साथ अगर मीटिंग बुला रहे हैं लोगों की, तो ये एसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूं और मैं ही अभी प्रमुख हूं, और भगवंत मान को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सारे विधायक मेरे साथ हैं। लेकिन जो पहले मेरा था कि जब सत्ता जिसके हाथ में होती है, धीरे 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 वो प्रमुख हो जाता है, उसके हाथ में चीजें आ जाती हैं। और अगर मतलब कमजोर से कमजोर व्यक्ति का भी, भाई आपके सामने उदाहरण है कि बिहार में जीतनराम मांझी को कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया और जीतनराम मांझी ने क्या किया। ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जिनको जो खड़ाऊ मुख्यमंत्री भी होते हैं वो क्या करते हैं। आपने खड़ाऊ मुख्यमंत्री जो है बनाया अपने आतिशी मार्लेना जी को, और वो किस ढंग से डांस कर रही थी। आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख है उनकी हार के बाद भी कोई संवेदनशील जिसको पार्टी की चिंता होगी वो तो नहीं करेगा। तो जैसे ही आप सत्ता किसी को देते हैं तो
तो उसका एक केंद्र बनता ही बनता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं उस स्वाभाविक प्रक्रिया की बात कर रहा हूं कि भगवंत मान के हाथ में सत्ता अब आएगी, वो धीरे धीरे प्रमुख होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, और पार्टी में किसको ऑबलाइज करना है, किसको कहाँ बिठाना है, क्या क्या करना है, धीरे धीरे वो करना शुरू ये जो करेंगे। मंजीत जी बार बार कह रहे हैं कि अमित भाई के साथ में उनकी काफी बोनोहोमी है, काफी अच्छी चीजें चल रही हैं, और दिल्ली की राजनीति के या जीत जो बीजेपी के जो नतीजे हैं उसके असली आर्किटेक्ट तो आप भी जानते हैं, अमित शाह ही थे। उन्होंने कब से काम शुरू कर दिया था इस नहीं पर। नहीं, देखिए तो कुल देखिए मिला के वो हैं बड़े महीन ना, बड़े धीरे धीरे काम करते रहते ना, लंबी दूरगामी रणनीति के तहत काम करते हैं ना अमित शाह भी। नहीं नहीं, देखिए बहुत महीन आदमी है वो, अपनी चीजें जो सोचते हैं वो सामने वालों को पता नहीं चलने देते हैं। लेकिन जहां तक मेरी बातचीत हुई है उसमें उनका जो पक्ष सिर्फ ये है कि पंजाब चूंकि एक बॉर्डर स्टेट है, लंबे समय तक डिस्टर्ब रहा है, पाकिस्तान अब भी वहां जो है अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां से सेंटर का सीधा सीधा संदेश ये है भगवंत मान के लिए कि भाई हम देश की अगर सुरक्षा का सवाल आएगा तो हम रुकेंगे नहीं, या तो आप एक्शन लो, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो हम एक्शन लेंगे। तो उस चूंकि भगवंत मान भी जानते हैं कि कितने टफ हैं अमित शाह, देश की अगर सुरक्षा एकता अखंडता की बात आएगी तो मोदी एक कितने बात और टफ भी है ना हैं। नीलू जी, इसके बाद एक बात और ना, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक होगा, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, भगवंत मान पहले तो हिंदुस्तान ही है ना। उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं, उसमें कुछ बातें हो सकती है, लेकिन अगर पंजाब और पंजाबियत और पूरा अगर देश की सुरक्षा को खतरा है तो वो कैसे कोई पंजाब का बाशिंदा है, कोई बंदा, देश का कोई बंदा उसको स्वीकार कर सकता है। ये चीजें वो भी जानते हैं, तो मुझे वो लगता है भी इसीलिए जानते उन्होंने शायद नकारात्मक राजनीति नहीं की होगी, सकारात्मक तरीके से बढ़े होंगे वहां पर, ऐसा मुझे लगता बिल्कुल। है। अरे बिल्कुल, मतलब उसमें पूरे में आप देखिए कि जितने भी जो है अलगाववादी जो हैं या जो कट्टरपंथी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो की है वो पंजाब सरकार ने की है, और पंजाब सरकार ने बिना झिझक के कार्रवाई की है, और उस कार्रवाई में केंद्र सरकार हमेशा उनके साथ रही है। कहीं भी आप कन्फ्रंटेशन नहीं देखेंगे। लेकिन उसके साथ ही ये बात भी देखो, बीजेपी के सामने ये भी क्लियर है कि हम मान लिया कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार को वहां अगर डीएसएफलाइज भी कर देंगे तो भाजपा का फिलहाल कोई स्टेक वहां नहीं है। भाजपा का उस ढंग से अपना कोई जनाधार नहीं है कि सत्ता में आने की सोचे। कांग्रेस सोच सकती है, उसका एक जनाधार है। अकाली दल चूंकि बिल्कुल अगर नीचे चली गई है, अब तो उसके बादल वहां से हट भी गए अध्यक्ष से, तो उसका अभी कोई स्टेक नहीं, और भाजपा के साथ आने की भी कोई बात नहीं हो रही है। तो मतलब या तो कांग्रेस आएगी या आम आदमी पार्टी वहां है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह या भाजपा कहीं से भगवंत सिंह मान की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी। लेकिन हाँ, अंदर के जो खींचतान है, जो चूंकि एक बड़ा सेंटर, एक बड़ा, देखो तराजू के दो पहलू है ना, एक अगर बिल्कुल टूट गया भाग तो दूसरा तो बिल्कुल बेसहारा हो गया, तो कहीं भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि बैलेंस बिगड़ गया आम आदमी पार्टी का, तो वो बैलेंस जो बिगड़ा है वो अंदर से बहुत कुछ प्रभावित करेगा, ये स्वाभाविक नियम है। और ये पॉलिटिक्स जो है वो हर जगह हमने देखा है, पूरे देश में देखा है। हाल फिलहाल में आप यहां ले लीजिए, झारखंड में ले लीजिए, भाई जिस ढंग से मुख्यमंत्री बनाया शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन ने, वही बागी होकर भाजपा में आ गए, तो उसका आप क्या कर लोगे। तो ये जो चीज है कि भगवंत मान जो है अरविंद केजरीवाल की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे हमेशा, ये नहीं है। सत्ता जिसके पास होती है, ताकत जिसके पास होती है, लोग सलाहकार भी उसके पास आते हैं, और वो फैसले लेने की क्षमता भी ले आता है। ठीक है, तो वेद भूषण जी, कुल मिला के जब सिक्योरिटी का मुद्दा हो और तमाम मुद्दे हो, उस पर तो सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। पर मैं फिर कह रहा हूं, चूंकि मैं सच बताऊं, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके की कुछ हरकतें की हैं, उसके बाद उनकी सियासत, जैसे पानी में जहर डाल देना, यमुना में जहर डाल देना, ये कर देना, वो कर देना, ऐसा तो आरोप पाकिस्तान ने भी नहीं लगाया था, और तमाम चीजें उन्होंने की हैं। तो उनकी तुलना में केंद्र को तो भगवंत मान ही ज्यादा सूट करेंगे, या जिस तरीके की पंजाब की भी राजनीति है उसमें भी कोई गैर सिख चेहरा वहां पर जाए,
और ये जो बात कह रहे हैं मंजीत जी कि कुल मिलाकर वहां पर केजरीवाल शायद चुनाव तो ना, लेकिन वहां पर जाके अगर बैठ के कब्जा करने की भी कोशिश करेंगे, संचालित करने की भी कोशिश करेंगे, तो वो एक अलग तरीके का थ्रेट भी है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी और पॉलिटिकली भी मुझे लगता है बहुत सूट नहीं करेगा। कैसे देखते हैं इसको? देखिए राजकिशोर जी, पंजाब में एक से एक इंटेलिजेंट सिख कम्युनिटी के हमारे लीडर हैं। पहले भी कमान संभाली गई और बेहतरीन रिजल्ट पंजाब को दिए गए हैं। जहां तक भगवंत सिंह मान की बात है, क्योंकि उनका जो यदि कंडक्ट आप देखें, कुछ लोग उनको कॉमेडियन के रूप में देखते हैं, कुछ शराबी के रूप में उनको डिफाइन करते हैं, और कुछ लोग गैर जिम्मेदार। जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैं उस टाइम पार्लियामेंट थाने में ही था, तो उन्होंने एक बचपना काम किया, उसमें बड़ा एक कमेटी बैठी, बड़ी सारी जांच हुई, हंगामा पूरे हिंदुस्तान में हुआ। उन्होंने एक वीडियो बनाई जहां पार्लियामेंट में घुसने से पहले, जहां तक मेंबर पार्लियामेंट घुसते हैं, जो कि अलाउड नहीं था, उन्होंने अपने मोबाइल, चूंकि एक प्रिविलेज होता है एमपीज को कि वो अपना मोबाइल ले आ सकते हैं, उन्होंने उस चीज का मिसयूज किया। तो भगवंत मान कोई बहुत करिस्मेटिक लीडर नहीं है कि उनको पंजाब में कोई सिख कम्युनिटी के अंदर लीडर रिप्लेस नहीं कर सकता। एक से एक बेहतरीन आम आदमी पार्टी में ही हो सकते हैं, अभी बिट्टू छोड़ के चले गए, उसके अलावा बहुत सारे लीडर तमाम पार्टीज के अंदर मौजूद हैं जो उनको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, अपना करिश्मेटिक पर्सनैलिटी से, अपने काम करने के तरीके से पंजाब को बहुत आगे ले आ सकते हैं। क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा अब कंट्रोवर्सी का, जब से किसान आंदोलन हुआ है या और तरह की चीजें हैं, अभी 30 पंजाब के जो लोग थे उनको वापस अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया, इंडिया के अंदर आ नहीं, गए। वो सिर्फ तो ये पंजाब के नहीं थे, कहना, वो सिर्फ पंजाब के नहीं थे, पूरे देश के थे। नहीं उसमें उसमें गुजराती सबसे ज्यादा 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 थे। बल्कि गुजरात के थे, 33 हाँ, गुजरात के अमृतसर थे। में उत्तर थे मान। मैं अपनी बात रखने के लिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं जी है जी जी। कि वो मान ही एक ऐसे कॉम्पिटेंट आदमी है जो पंजाब को संभाल सकते हैं। एक से एक बेहतरीन सिख कम्युनिटी के अंदर लीडर मौजूद हैं जो पंजाब को समझते हैं, पंजाब की जमीनी हकीकत को समझते हैं, वो उसमें कमांड कर सकते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर केवल वन मैन शो है, वन मैन शो का रिमोट किसके पास है? केजरीवाल के पास है। तो अब वो डिसाइड करना है केजरीवाल को कि मान को वहां रखा जाए या रिप्लेस कर दिया जाए, या अपनी पसंद का कोई आदमी लिया जाए। जैसा आप बता रहे हैं कि उनका झुकाव अमित शाह की तरफ हो सकता है या दूसरी पार्टी की तरफ हो सकता है, तो हो सकता है उनको खतरा महसूस हो, तो ये तो उनके अंदर की चीजें हैं। परंतु कुछ हम लोग तो विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे मंजीत सिंह वहां लोकल हैं, मंजीत सिंह विश्लेषण करके बता रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी वो सिर्फ पार्टी में हम लोकल सब नहीं लोग है, वो लोकल भी हैं, वोकल भी हैं, और पार्टी वोकल को भी अंदर है। से भी जानते हैं और सबको हाँ पहचानते भी हैं। बिल्कुल। कुल मिला के हम जय जितने यहाँ पर पांचों लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के डीएनए को, नब्ज को वो इसलिए जानते हैं क्योंकि वो उसके संस्थापक सदस्यों में है पंजाब में, हाँ इसलिए वो बिल्कुल, सबसे ज्यादा जानते इसीलिए तो मैं हैं जी। मंजीत सिंह जी के लिए बोल रहा हूँ कि वो चीज को समझते हैं, पंजाब की ग्राउंड की हकीकत को समझते हैं। जी उन्होंने तो कहा जी। ना कि एनजीओ की तरह काम कर रही है, जो कुछ भी चाहते वो हैं एनजीओ वाला क्या केवल और हो? केवल केजरीवाल होता है। वहां कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, कोई सेकंड थर्ड फोर्थ जिस तरह होता है। आपको याद है जेल में जब गए थे तो वहां से जेल से उनके पास समाचार आ रहे थे, उनकी पत्नी कह रही थी मुझे रात को सपने में दिखाई दिया, मुझे एक लेटर आ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि झूठ बोलने में केजरीवाल के मुकाबले का इस चलिए अब युग जाने के दीजिए, अंदर केजरीवाल कोई की तो सानी झाड़ू नहीं है। लगा दी, छोड़ हाँ दीजिए कोई सानी बिल्कुल। नहीं है उन जैसा झूठ नहीं, बोलने छोड़ के दीजिए। लिए, उन अब जैसा तो माना नहीं जा सकता। झाड़ू बिना केजरीवाल के उड़ रही है, अब तो जाने दीजिए। मतलब अब तो झाड़ू से उड़ गए, वो नहीं, हेलीकॉप्टर अब उतर गए वो उससे, जो अब झूठ जाने बोलने दीजिए। की जो मास्टरी मंजीत सिंह जी ज्यादा अच्छे बता सकते हैं कि नहीं, वो वहां कितने आऊंगा बड़े उनके पास, लेकिन मैं मास्टर अभी नवीन जी के प्रोफेसर हैं, पास वो झूठ जाऊंगा। बोलने की नहीं यूनिवर्सिटी के ठीक है, प्रोफेसर हैं वो। छोड़िए 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 छोड़िए, अभी पर्सनल होने की जरूरत नहीं है उसमें, जो हो गया सो निकल गई। लेकिन नवीन जी, कुल मिला के सवाल यही जी है, जी। क्योंकि देखिए दिल्ली में तो जो होना था हो गया, अब बात हम पंजाब की कर रहे थे, और पंजाब का प्रश्न बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें भगवंत सिंह मान के खिलाफ लगातार प्रचारित की जा रही हैं, और ये सच भी है कि कोई भी राज्य सरकार है, और खासतौर से पंजाब जैसा बॉर्डर स्टेट हो, उसको होम मिनिस्ट्री के साथ में और केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और काम कर भी रहे हैं। मैं दोनों तरीके से बात कर रहा हूं। लेकिन ये सारी चीजें, जिस तरीके की सियासत अरविंद केजरीवाल की एक रही है, हमेशा प्रतिवाद की, हमेशा टकराव की, हमेशा संघर्ष की, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं उनको चीजें थोड़ा सा मतलब दिक्कत में तो वो दिखाई पड़ रहे हैं जितना। और जो आप कह रहे थे ना कि उस समय पहले भी उन्होंने बुलाए थे, लेकिन पहले वो दिल्ली में उनके पास काम था, आज की तारीख में क्या काम है? आज की तारीख में तो पंजाब जाकर भी मीटिंग ले सकते थे, लेकिन दिल्ली बुलाकर भगवान मान और सबको मैसेज देने की बात है ना कि अभी आई एम द किंग, मैं ही बॉस हूं, क्योंकि वो तो आजीवन संयोजक तो है ही पार्टी के व्लादिमीर पुतिन की तरह, ये तो उन्होंने कर ही लिया है। राजकिशोर जी, दो तीन चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं।
117 सीट की विधानसभा है पंजाब की। 93 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है। अब दूसरी चीज आती है कि इंटरनल क्या चल रहा है। इंटरनल बहुत सी पार्टियों में हम लोगों ने बहुत तमाशे देखे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी जिंदा थे, वो भी दौर देखा, तब भी बड़े कयास लगाए जाते थे कि अब अखिलेश चाचा और इनके बीच में बड़ी द्वंद चलेगी, सपा कभी पनप नहीं पाएगी, ये नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से कांग्रेस के अंदर भी तमाम नेता थे जो सेकंड इन कमांड। पहला उदाहरण ही गलत दिया, सॉरी, पहला उदाहरण आपने गलत दिया। तो सुन लो पनप नहीं पाएगी लगातार नहीं पनप नहीं पाएगी ये, नहीं अरे भाई साहब, पनपी ना पनपी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उसने तारे दिन में दिखा दिए भाजपा को कायदे से, ये स्वीकार करिए पहली चीज। अब आपने अभी सहयोग से अरे सर केजरीवाल ने छोड़ दिया सर, कांग्रेस का सहयोग छोड़िए, जो भी हो, तारे भाजपा को दिन में देखने पड़ गए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा जो दावे 400 पार के कर रहे थे और 80 में 79 सीटों के कर रहे थे, तो ये तो भूल जाइए कि अजय और अपराजय कोई भी होता है, राजनीति में कोई नहीं होता, जनता तय करती है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि देश में झूठ कौन बोलता है। अगर केजरीवाल झूठ है तो भैया नरेंद्र मोदी जी कौन से हरिश्चंद्र हैं सत्यवादी, बता दीजिए। अरे अभी नहीं है ना। अब सुन ले, नहीं, अब मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ सब, वकील आदमी हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। आपका चैनल डरता होगा, मैं बोलता हूँ जिम्मेदारी के साथ, भैया नरेंद्र मोदी एक नंबर के झूठे प्रधानमंत्री हैं इस देश के, स्वीकार कीजिए पहले। नवीन जी सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए जी। कुल मिला के हम पंजाब पर डिबेट कर रहे हैं और ये चैनल डरता होगा नरेंद्र मोदी। आप बिल्कुल, अगर नरेंद्र मोदी आप डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूँ। आपको आरएसएस फंड करता है, भाजपा फंड करती है, ये आप जानिए। मुझे किसी फंड की लालच नहीं है, लॉ अबाइडिंग पर्सन हूँ, कानून का आदमी। गलत बात तो मत करिए। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको मैं इस चैनल पे बैठ के अगर बात करने की बात कर रहा हूँ तो आप सीधे सीधे इस तरीके की हल्की और ओछी बात करेंगे। नहीं अभी क्यों कर रहे हैं? अरे भाई नहीं ऐसे मत करिए ना। मैं आराम से बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप राजकिशोर जी डरते होंगे, फंड करते होंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि दिखाइए, एक चुनौती दीजिए। अरे भाई चुनौती देता हूँ, दिखाइए फंड करते होंगे आप बताइए ना। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं आपको दर्द क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ बोला तो मैं झूठ को झूठ कहूंगा, तो इसमें आपको दर्द क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? आपको लाना नैरेटिव सेट करना है। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, पब्लिक मीटिंग में झूठ बोला है। आप बोलिए ना, आपको बोलने से कौन रोक रहा है? एक आदमी सुन लीजिए, विषय पर रहेंगे। एक आदमी आप बोलेंगे, नहीं उस पर बात कर दो, ट्रम्प पे बात करने लग जाओ। और आपके पास आरएसएस भाई सुन लो, क्या सबूत आपके पास? हाउडी मोदी, हम बता रहे हैं के कैसे आपने कह दिया कि आरएसएस फंड कर रहा है? आरएसएस फंड करता है, ऐसी बातें कहां से? आप वकील हैं, बिना सबूत आप कुछ बोलेंगे? भाई सबूत तो दिखाइए। हाउडी मोदी में कैसे पैसा हुआ, आप बताइए, सबूत दीजिए। कोई 8400 करोड़ रुपए का जहाज है, आपने कोई ऑर्डर देखा है? 8400 करोड़ रुपए का जहाज कोई दिखाइए, कोई सबूत। 15 लाख का सूट पहनते हैं आप बिल दिखाइए उसका। वकील है तो दिखाइए, वो बिल दिखाइए। हवाई बात कर रहे हैं आप, चाटुकार हैं, चाटुकार हैं आप। हम चाटुकार नहीं है, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। चाटुकार कोई नहीं है। आप केजरीवाल के चाटिए, आप केजरीवाल के टट्टे चाटिए, आप केजरीवाल के टट्टे चाटिए। आप केजरीवाल कान पे कंटाप दूंगा साले, यहीं पे बैठ के हरामखोर। आप बेगैरत, झूठे और बहुत ही निर्लज्ज इंसान हैं और आपको शर्म आनी चाहिए नवीन दुबे। इस तरीके की बात करते हुए, इस तरीके की बात की जाती है, शर्म आनी चाहिए आपको। हटाइए इसको। चलिए, सॉरी मंजीत जी, कई बार मैं इस तरीके से इतना उत्तेजित होता नहीं, लेकिन कुछ बदतमीज ऐसे होते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा बदतमीजी की हद हो गई थी। बदतमीजी की हद होती है, उसका शालीनता से जवाब नहीं दिया जा सकता। एक सवाल अच्छा खासा पूछा जा रहा था, पता नहीं क्या बात। बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं, बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मैं समझा भी रहा हूँ और वो भी कर रहा हूँ, लेकिन जाने दीजिए। लेकिन मैं कई बार कुछ बदतमीजियां ऐसी होती हैं, हमें अपना संस्कार नहीं खोना चाहिए, लेकिन उनका भी मतलब शालीनता से जवाब देना मुश्किल हो जाता है। कुछ भी बोले जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम लोग किसी के बारे में कोई गलत चीज नहीं बोल रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा था कि पंजाब में जो एक बात चल रही थी, बदलाव और तमाम चीजें, पंजाब की राजनीति को आप अब किस तरीके से बदलते देखते हैं? क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी ने वहां पर 93 सीटें लेकर प्रचंड बहुमत तो लिया है, तो सच बात है। और इस तरीके से हो नहीं सकती। 30 की जो बात बाजवा जी कर रहे हैं कि 30 विधायक उनके संपर्क में, तो 30 से भी बात नहीं बनेगी। लेकिन क्या काम करने के तरीके में, चेहरे में और अरविंद केजरीवाल के ज्यादा वहां पर सक्रिय दखल से क्या होगा? किस तरीके की राजनीति में आप परिवर्तन देखते हैं? देखो,
जब ऐसा होता है कि पहली बात तो ये है कि जो बार बार वो जो अभी छोड़ के गए हैं, उनका नाम तो नहीं मुझे याद रहा, दुबे जी, वो कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत है, 93 लोग हैं, बहुत स्टेबल सरकार है। ऐसे ये जो जितने लोग जीते हैं उनको कोई जानता थोड़ी था, कुछ को जानते थे जो पिछली बार भी जीते थे 15-20 लोग, बाकी को तो कोई जानता भी नहीं था। वो एक हवा से बने, और हवा किसकी थी? केजरीवाल की। केजरीवाल है तो सब कुछ ठीक है। केजरीवाल लोग दूसरी दोनों जो रवायती पार्टियां हैं उनसे दुखी थे, और वोटों में जो भी झाड़ू वाला खड़ा हो गया उसको वोट डाल दिया और वो बन गए। इसलिए ये लोग अपने क्लाउड से, मैं कहना ये चाहता हूं, या अपनी किसी मेहनत से या पुराने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जीते हुए ज्यादातर लोग नहीं है। अब जिस चेहरे से, जिस शक्ति से, जिस आइकन से वो शक्ति पाए, तो वो आइकन जमुना में डूब गया। अब क्या करेंगे? वो तो बड़ा छटपटाहट होएगी, जितने मर्जी भले बड़ी प्रचंड बहुमत हो। अब उनको इस बेबसी में ये लग रहा है, इस खला में, वाइड में ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो हमें एंकर होना चाहिए। एंकर का माने कि कुछ ना कुछ तो हमारा तकड़ा कोई लीडर होना चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सके। अब वो छछोपंज में है, अब उनको समझ में नहीं पड़ रही है जो पंजाब की सरकार या इसके एमएलए हैं, कि क्या इससे अच्छा, इससे भी तकड़ा आदमी कोई और ढूंढ लें, जैसे अमित शाह है, या कोई राहुल गांधी जैसा कोई बड़ा है उसको ढूंढ लें, या फिर इसी के साथ ही कुछ चले। तो इसीलिए तुरंत एक मीटिंग रखी गई है सबके बीच में अपना दोबारा भरोसा जताने के लिए और उनको बताने के लिए कि हम ही लीडर हैं। ये बात तो सही है, लेकिन असलियत में कितने उनके पास अब ताकत है? जब खुद फाइलें खुलेगी, खबर आने लगेगी, वो जेल में है, तो ये लोग भी डरेंगे कि यार ये वो जो आग वहां लग रही है, सेक वहां लग रहा है, जो केजरीवाल को नहीं छोड़ा, सिसोदिया को नहीं छोड़ा, सतेंद्र जैन को नहीं छोड़ा, और लोगों को भी जो होगा तो वो हमारे पर दाज भी गिरेगी। तो उस वजह से ये जो है, मुझे लग रहा है कि आने वाला समय जो पंजाब की सरकार तो शायद कुछ देर चलती चलती रहे, लेकिन उनकी जो चिंता है वह यहाँ के एमएलए की, वो बड़ी भारी चिंता रहेगी कि क्या वो इसी तरीके से जैसे पहले चल रहे थे चल पाएंगे, जहां उनको कोई और ऊपर आका ढूंढना पड़ेगा जिसके सहारे अपना समय निकालेंगे। जी, तो नीलू जी, कुल मिला के जो बात मंजीत जी कह रहे थे उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये मतलब जैसे चल रहा था वैसे तो नहीं चलेगा, लेकिन ये जो परिवर्तन भले ही आप कह रहे हो कि थोड़े समय में ना हो, लेकिन काम करने के तौर तरीके में। और ये सवाल भी जरूर बहुत यहाँ पर मौजूद हो जाता है कि केजरीवाल बाहर रहते हैं तब, वो केजरीवाल, चूंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि एमपी एमएलए कोर्ट में उनका मामला चल रहा है, ईडी जाएगी अंतरिम जमानत उनकी रद्द करने के लिए, चुनाव सब हो चुके हैं, और वैसे भी मोरल जो राइट है अरविंद केजरीवाल खो चुके हैं, क्योंकि जनता से दो बार उन्होंने मैंडेट मांगा, जनता ने दोनों बार रिजेक्ट कर दिया, पहले लोकसभा में फिर विधानसभा में। तो इसलिए सरकार को भी अब हाथ डालने में, या मैं कहूं कि कानूनी प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही थी, तो उसके बाद बहुत ज्यादा मतलब उसमें समस्या नहीं आ रही, संकट नहीं है उसमें। नहीं, देखिए, कानूनी प्रक्रिया में कभी कोई संकट नहीं है। अगर कोई करप्शन हुआ है और उसके सबूत हैं, जांच हो रही है, तो वो होगी, उसमें कभी सरकार झिझकने वाली नहीं है। और प्रधानमंत्री ने तो खुल के कह दिया है कि विधानसभा के पहले दिन ही जितने 12-13 जो हैं सीएजी की रिपोर्ट, वो हम सदन में रखेंगे, सारी जांच करवाएंगे, और एक एक पैसा जो है वो वापस दिलवा के रहेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यानी कि बहुत सारी जांच शुरू हो जाएगी, और वो जांच में जितने लोग लिप्त होंगे सब पे कार्रवाई होगी। और जब यहाँ की जांच, जब दिल्ली में जांच हो सकती है, तो पंजाब में सिर्फ और सिर्फ एक समस्या है कि दिल्ली में तो सीबीआई का जुरिडिक्शन है, पंजाब में नहीं है जुरिडिक्शन। पंजाब में किसी भी मुद्दे की जांच के लिए पंजाब सरकार की अनुमति चाहिए, और नहीं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश चाहिए। तो वहां किसी मुद्दे की जांच करवाने के लिए थोड़ा सा लंबा टेक्निकल जो है, तकनीकी भाषा में जो है वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो बात हो रही थी कि जो 30 या 35 विधायक जो टूट रहे हैं और वो नहीं टूट सकते हैं, प्रचंड बहुमत है, तो हमने देखा है कि सरकारें कैसे गिरती हैं और कैसे बनती है। अगर 35 विधायक जो हैं, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो क्या स्थिति होगी, अगर
40 विधायक अपना इस्तीफा दे देते हैं तो क्या स्थिति होगी, है ना। कोई टूटने के लिए तो 2/3 चाहिए, लेकिन इस्तीफा तो कोई भी दे सकता है, कितने भी लोग इस्तीफा दे सकते हैं। क्योंकि अभी जो मंजीत सिंह जी बोल रहे थे कि अधिकांश विधायक वो हैं जिनको कोई जानता तक नहीं है, और एक लहर थी आम आदमी पार्टी की जिसमें जीत के आए। अगर वो लहर खत्म हो रही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खुद हार रहे हैं और उनको लगेगा कि अगली बार हम जीत के नहीं आ सकते हैं, तो वो चूंकि मौजूदा विधायक हैं तो कोई ना कोई पतवार वो थामेंगे, कोई ना कोई तिनका थामेंगे कि जहां से उनके नाव जो है आगे निकले। तो उसमें नई पार्टी की तलाश में वो इस्तीफा देके भी जा सकते हैं। तत्काल चुनाव करवाने की कोशिश तो कांग्रेस करेगी ही करेगी, क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली की हार के बाद अगर वहां चुनाव होता है तो वहां भी उनको सफलता वहां मिल सकती है, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल वही है। तो मैंने इसलिए कहा कि अभी बहुत जल्दी हो जाएगी, अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी में जो पावर सेंटर है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष होगा दिल्ली विधानसभा में वो भी महत्वपूर्ण होगा। वो 22 लोगों का होगा, उसको कैबिनेट का दर्जा होगा, और जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे वो किस ढंग से वहां मुद्दे उठाता है और बाकी अपने लोगों को जो विधायक उसको कैसे चलता है वो महत्वपूर्ण है। अगर किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो बाकी विधायकों की क्या स्थिति होगी वो देखना बहुत महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। अभी तो हो सकता है कि एमसीडी में भगदड़ मचे, क्योंकि एमसीडी में कोई दल विरोधी कानून लागू नहीं होता है, तो वहां क्या स्थिति होगी। भाजपा वैसे वहां आ गई है अभी वो उसमें अध्यक्ष चुनाने की स्थिति में अप्रैल में, लेकिन वहां भी हो सकता है। तो चूंकि पावर सेंटर जो है वो कमजोर हो गया है, और जब मतलब धुरी जब कमजोर हो जाती है ना, ठीक है, तो फिर वो कहां जाके गिरेगा, किस तरफ जाएगा, कौन कहां छिटकेगा आप कह नहीं सकते हैं। टाइटैनिक में सिर्फ एक छेद की जरूरत थी और पूरा जहाज डूब गया। डूबने में समय लगा क्योंकि पानी भरने में समय लगता है, तो छेद तो हो चुका है। अब कब ये टाइटैनिक डूबेगा, कब क्या होगा, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा इसके। चलिए वेदभूषण जी, लेकिन एक बात तो ये है ना कि नीलू जी ने कहा कि 22 लोगों का मतलब जो है नेता प्रतिपक्ष होगा, लेकिन इन 22 लोगों में से 16 लोग में से कितने जीत के पहुंचे हैं वहां पे, जिनको 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। ये भी तो एक सोचने वाली बात होगी, ऐसी भी क्या करेगी। देखिए अब वो जो घमंड था ना आम आदमी पार्टी का, जैसे दुबे जी जो बीच में छोड़ के चले गए, जिनकी खिजराहट सबके सामने आ रही थी कि किस तरह से खिजलाए हुए थे वो, तो वो जो घमंड था वो टूट गया उनका दिल्ली के अंदर के। वो केजरीवाल कहते थे चौड़ा करके कि 70 में से आपको नवीन दुबे के तेवरों से लगा कि घमंड टूट गया। हाँ नहीं, घमंड तो दिख रहा है उनका, घमंड टूट गया। किस तरह से विचलित हो गए, परेशान हो गए, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। तो वो उनकी हड़बड़ाहट या घबराहट ये है कि उनको लग रहा है कि अब शायद ये भी किला हमारा ढहने वाला है। क्योंकि संवैधानिक संकट आते हुए कोई महीनों साल नहीं लगते, रातों रात में सरकारें चली जाती हैं। आप और हम सब इतने बेचौड़ हैं, मंजीत सिंह जी हैं, आप हैं, नीलू जी हैं, सरकारों को रात रात में बदलते देखा है। महाराष्ट्र में अभी आपने देखा, और तमाम स्टेट हिंदुस्तान का भरा पड़ा है जहां पर एक रात के अंदर सरकार बदल गई है। तो ऐसा ये कहना कि 117 है तो ये एकदम अभेद्य किला है, इसको भेदा नहीं जा सकता। तो मैं पहले भी इस बात को कह रहा था कि मोदी और अमित शाह वो तुरप के पत्ते हैं, ये तो छोटी छोटी रेवड़ियां बांट रहे थे, वो इतनी बड़ी बड़ी रेवड़ियां उन्होंने बांट दी हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। देश के लिए इतने तो दोनों सारे ही खराब है ना वेदभूषण जी। नहीं खराब, वो फ्री वाले नहीं थे, वो फ्री रेवड़ी नहीं थी, नहीं फ्री रेवड़ी नहीं थी वो जो उन्होंने बांटी है। 2500 नहीं वो तो वही कह रहा हूं कि वो इनके बाप हैं, आम आदमी पार्टी के बाप। वो इसी बात पे मैं कह रहा था, पूरी बात होने नहीं पाई क्योंकि वो इनके बाप है। रेवड़ी बांटने पे आ गए तो वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे उनके सामने। तो इसलिए अभी एक आखिरी कमेंट, चूंकि समय कर रहा हूँ वेदभूषण जी, मंजीत जी के साथ चूंकि आज पंजाब का मसला है आम आदमी पार्टी का, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा बात उनसे लेनी पड़ेगी। आखिरी कमेंट उनसे लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो अभी बात वेदभूषण जी और नीलू जी कह रहे थे, मंजीत जी, ये नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में कौन होता है। चूंकि आदर्शी मान लेना मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ थी, और हमने देखा कि आदर्शी जैसे ही नहीं थी बनी, तुरंत उनको खड़ाऊ मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दिया सौरभ भारद्वाज ने। वो भी चुनाव हार गए, लेकिन गोपाल राय चुनाव जीत गए। गोपाल राय को आप जानते हैं, आप लोग सहयोगी रहे हैं, पुराने नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष के हिसाब से अरविंद केजरीवाल की राजनीति को जो आप समझते हैं, किसको बनाएंगे वो,
क्योंकि उनको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल आदमी पसंद नहीं है जो हमने देखा अभी तक। हाँ, मुझे लगता है आतिशी भी काफी सूट करती है, क्योंकि हम्म, जिस ढंग से उसने वफादारी दिखाई है, जिस ढंग से वो पूरा मीडिया के सामने आके ड्रामा करती थी, सारा जिस शोर मचाती थी, तो वो सारा उसको मेरा तो ख्याल है कि कोई भी उसके नंबर तो कम नहीं हुए। अब और कोई मन में किसी और पॉलिटिक्स के, देखो ये जो इंडिविजुअलाइज्ड पॉलिटिक्स होती है, वो मन किधर को किधर बदल जाना है, उसकी थोड़ी आप कोई ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं प्रिसाइजली कर सकते। जनरली ये कह सकता हूं मैं कि ऐसे आदमी उस इंसान को ही एलओपी लगाएंगे जो बिल्कुल जिसके अपना कोई आधार ना हो, अपना कोई क्लाउट ना हो। थोड़ा सा इस बात से तो वो जरूर परेशान हो गए होंगे कि वो नाच रही थी, डांस कर रही थी, तो ये इनका पूरा इधर इतना दुख का मतलब शोक का माहौल था, तो शायद इससे चिढ़ करके किसी और को ढूंढ ले जो कुछ भी नहीं था। तो ये ऐसा तो हो सकता है। अदरवाइज उनका मेन क्राइटेरिया ये होगा वफादारी और अपना आदमी का कितना आधार कम है, अपनी शक्ति कितनी कम है, ये दो क्राइटेरिया होंगे ताकि वो हमेशा उनके ही गड़े की मछली बना रहे। ठीक है, तो देखिए मंजीत जी जो बात कर रहे थे बिल्कुल तय है कि अरविंद केजरीवाल उसी शख्स के हाथ में, और आपको बताऊं जितना मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है उतना ही सस्पेंस एलओपी को लेकर भी बन गया है दिल्ली में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी खुद बन गए होते तो अलग बात है, लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या और है। एक टेक्निकल समस्या ये है और प्रैक्टिकल समस्या ये है कि जिसको बनाएंगे एक को बनाओ दूसरा रूट जाता है, कुछ इस तरीके की बात हो जाएगी, क्योंकि सीनियोरिटी को लेकर उस समय भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, और आज की तारीख में केजरीवाल होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो खुद चुनाव अपना हार गए हैं। तो ये तो होगा, लेकिन मैं सभी अतिथियों का पहले धन्यवाद अदा करूं, लेकिन उससे पहले दर्शकों से मैं माफी चाहता हूँ। आमतौर पर मैं चीखने चिल्लाने में यकीन नहीं रखता हूँ, बहुत शालीनता के साथ बहुत सभ्यता के साथ में बहस चलती है, लेकिन कुछ अभद्रता ऐसी होती है, अशिष्टता और आरोप ऐसे होते हैं, अगर उनका प्रतिकार तत्काल ना किया जाए तो वो अननेसेसरी आपके ऊपर चस्पा हो जाते हैं और कई बार। लेकिन इसके बाद मुझे खेद है जिस तरीके से मुझे यहाँ पर मतलब आवाज अपनी ऊंची करनी पड़ी, ये एक एंकर का काम नहीं होता है। लेकिन आप देख ही रहे थे कि उन्होंने मेरे लिए कोई चारा छोड़ा नहीं था, आए बायस आए अनर्गल आरोप लगाते चले जा रहे थे और कुछ भी जिसमें कोई तत्व नहीं था। तो मंजीत जी आपने समय निकाला इस चर्चा में, चर्चा को समृद्ध किया, और अंदर से जिस तरीके की आपने बातें की निश्चित तौर पे चर्चा हमारी बहुत मजबूत हुई। और वेद जी आपने जिस तरीके के तकनीकी और राजनीतिक पहलू दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलू जी नहीं है, नवीन दुबे जी आपका भी धन्यवाद, आप रुके, लेकिन कुल मिला के आज आपने बहुत ज्यादा निराश किया। एक बार पहले भी आपने किया था, लेकिन इस बार आपने सारी सीमाएं तोड़ दी। लेकिन अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, बुलंद भारत टीवी के प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की अशिष्टता को, अभद्रता को और बेहूदगी को हम इजाजत नहीं दे सकते। तो मंजीत जी और बेदूषण जी बहुत बहुत नमस्कार।